नमस्कार। मेरा नाम राम कल्याण मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम बीए पार्ट थर्ड पेपर सेकंड, इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समसामयिक प्रवृत्तियां और मुद्दे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे राष्ट्रपति बुश की नई विश्व व्यवस्था। खाड़ी युद्ध की समाप्ति के बाद राष्ट्रपति बुश ने नई विश्व व्यवस्था के निर्माण की बात कही थी, किंतु उस समय इनकी नई विश्व व्यवस्था की अवधारणा स्पष्ट नहीं थी। ऐसा लगता है कि उनकी नई विश्व व्यवस्था का अर्थ है संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं पर अमेरिकी वर्चस्व स्थापित करना। अणु अप्रसार संधि पर फ्रांस, चीन और भारत जैसे देशों को हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना। पश्चिमी एशिया समस्या का समाधान अमेरिकी धौंस से कराना। भारत को रॉकेट टेक्नोलॉजी देने की मंशा रखने वाले रूस को धमकी देना। आज अमेरिका समूचे विश्व को आर्थिक सुधारों के नाम पर पूंजीवादी विकास मार्ग पर धकेलने का मानस बना चुका है। अमेरिकी नीतियों का विरोध करने वाले राष्ट्रों को आर्थिक और वित्तीय कठिनाइयां झेलने के लिए तैयार रहना होगा, चाहे वो गेट समझौते के नाम डुंकेल के प्रस्ताव हो या धारा 301 से सुसज्जित श्रीमती कार्ला हिल्स की धमकियां, या फिर अणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत पर डाला जा रहा दबाव। हर क्षेत्र में थोड़ी सी गहराई में उतरकर देखने का प्रयास किया जाए तो सिर्फ एक ही तथ्य सामने आता है कि अपने व्यापारिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए अमेरिका किसी भी सीमा तक जा सकता है। गेट समझौते से ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत या विकासशील देश ही त्रस्त हो। इसके कुछ उपबंधों से यूरोपीय समुदाय के देशों सहित ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे कृषि प्रधान देश भी परेशान हैं। कृषि पर से सब्सिडी हटाने के डुंकेल प्रस्ताव का सबसे मुखर विरोध जर्मनी में हुआ। चाहे गेट समझौता हो या अणु अप्रसार संधि, चाहे प्रक्षेपास्त्र टेक्नोलॉजी नियंत्रण व्यवस्था हो या विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर संयुक्त राष्ट्र ही क्यों न हो, ये सारी संस्थाएं आज किसी न किसी तरह अमेरिका की जेबी संस्थाओं में परिणत हो चुकी है। कोसोवो और इराक मसले पर अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ को एक तरफ रख दिया, सुरक्षा परिषद को दरकिनार कर दिया और संयुक्त राष्ट्र संघ की संप्रभुता को चोट पहुंचाई। अगली जो प्रवृत्ति है वो है यूरोप में विघटन की प्रवृत्ति। पिछले वर्षों के दौरान भूतपूर्व सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद की समाप्ति और उदारीकरण एक लोकतांत्रिकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। सोवियत संघ टूटकर स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में विकसित हो गया है। दूसरा ऐसा देश यूगोस्लाविया है जो पहले एक मजबूत राष्ट्र था और विश्वव्यापी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगुवा था, लेकिन वह क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मैसिडोनिया तथा यूगोस्लाविया जैसे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया है। खंडित यूगोस्लाविया का नाम बनाए रखने की भूल सर्बिया ने की थी। मोंटेनेग्रो के साथ मिलकर वह अपने आप को यूगोस्लावी संघ कहलाता था। अमेरिका को ये स्वीकार नहीं था, अतः कोसोवो को सर्बिया से पृथक करने की रणनीति के तहत अमेरिकी नेतृत्व में नाटो ने सर्बिया पर 11 सप्ताह तक बमबारी की।
4 फरवरी 2003 से लागू नए संविधान के अंतर्गत युगोस्लाविया का नाम सर्बिया एवं मोंटेनेग्रो कर दिया गया। नए संविधान के अंतर्गत सर्बिया और मोंटेनेग्रो को एक संघ के रूप में बने रहने की बाध्यता 3 वर्षों के लिए रखी गई और 3 जून 2006 को मोंटेनेग्रो ने स्वयं को स्वतंत्र व संप्रभु रिपब्लिक ऑफ मोंटेनेग्रो घोषित कर दिया। वर्तमान सर्बियाई प्रांत कोसोवो भी स्वतंत्र राज्य बनने के लिए छटपटाने लगा। 17 फरवरी 2008 को कोसोवो ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिसे अब तक 75 संयुक्त राष्ट्र देशों ने मान्यता प्रदान कर दी है। विघटन की इस प्रवृत्ति ने पड़ोसी चेकोस्लोवाकिया को भी अपनी चपेट में ले लिया, जहां आर्थिक असमानताओं और जातीय भेदभाव के कारण विघटन की मांग को बल मिला। चेक और स्लोवाक के नेताओं में 19 जून 1992 को इस बारे में समझौता हो गया कि 75 वर्ष पुराने चेकोस्लोवाक परिसंघ को विभाजित कर दिया जाए। अतः जनवरी 1993 में भूतपूर्व चेकोस्लोवाकिया का औपचारिक रूप से 2 गणराज्यों, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया में विभाजन हो गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि विभाजन का काम शांतिपूर्ण ढंग से पूरा हो गया। अगली जो प्रवृत्ति है वो है नए संगठनों का आविर्भाव। सीटो, वार्सा पैक्ट जैसे संगठनों के पराभव के साथ साथ राष्ट्रों के मध्य आपसी सहयोग के नए संगठनों का निर्माण हुआ है। इनमें सार्क, आसियान, ग्रुप 8, ग्रुप 15, ग्रुप 24, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन एपेक, नाफ्टा जैसे उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता, हिमतसेस, बिम्स्टेक, D8, संघाई 5, एशिया कोऑपरेशन डायलॉग, G3 विश्व सामाजिक मंच खाड़ी सहयोग परिषद, यूनासुर, G20 ब्रिक्स आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। नाटो, वार्सा पैक्ट, सीटो आदि सैन्य संगठन जो शीत युद्ध की उपज थे अब अप्रासंगिक हो गए हैं और उनका स्थान नाफ्टा, साप्टा जैसे आर्थिक स्वरूप के संगठनों ने ले लिया। इस समय WTO के तहत विश्व व्यापार वार्ता के अवरुद्ध होने के कारण विदेश व्यापार के द्विपक्षीय एवं मुक्त व्यापार समझौते एकाएक बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह एक अच्छी बात है कि WTO कुछ शर्तों के साथ सीमित दायरे वाले FTA की इजाज़त भी देता है। FTA में कुछ देशों के समूहों द्वारा शेष विश्व की तुलना में आपस में अधिक मुक्त तरीके से व्यापार किया जाता है। इन समझौतों के तहत 2 या 2 से ज़्यादा देश आपसी व्यापार में कस्टम और अन्य शुल्क संबंधी प्रावधानों में एक दूसरे को विशेष रियायतें देते हैं। दुनिया में इस समय लगभग 400 FTA दिखाई दे रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि FTA के तहत यूरोपीय देशों ने भी अपना एक साझा बाजार बनाने के बाद अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं को तिलांजलि तक दे डाली है। इसी तरह उत्तरी अमेरिका के देशों ने नाफ्टा का गठन किया और अब वे अमेरिकी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लक्ष्य के साथ दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। विश्व बैंक के एक अध्ययन का निष्कर्ष है कि नाफ्टा ने इसके सदस्य देश मेक्सिको को 1994 में भारी वित्तीय संकट से बाहर निकालने में मदद की थी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां FTA से सदस्य देश लाभान्वित होते दिखाई देते हैं। धन्यवाद।